Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्टिस हब ऑफिशियल। टुडे वी आर डिस्कस ऑल इंडियन लॉज ऑफ इंट्रोडक्शन। तो आज हम जितने भारत के कानून हैं उन सब का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उनका नाम क्या है और उनको कब लिया गया है और वो कब लागू हुए हैं, उनमें कुल कितने सेक्शन या फिर आर्टिकल हैं, और लास्ट चीज को उनका पर्पस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम तो सबको मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही कहते हैं। लेकिन इसमें एक की पॉइंट दिए गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन एक्ट, इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या हुआ? यह जो भारत का है जो सर्वोच्च कानून है, ये हमारा सर्वोच्च कानून है। देखिए, ये कब अडॉप्ट किया गया है, कब लिया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को। और ये कब लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए, अब हम इसमें देखते हैं। इसमें देखिए, अभी तक में 470 आर्टिकल हैं, और इसमें भी देखिए 25 पार्ट्स हो गए हैं, और साथ में क्या है कि 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल है। तो आपको तो पता है कि शुरुआत में जब एक भी संशोधन नहीं हुए थे तो टोटल 8 शेड्यूल थे, और लेकिन अभी 12 हैं और 25 पार्ट हो गए हैं और 470 अनुच्छेद हैं। ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, अब इसमें एक चीज क्या है, देखिए हमारा इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या कहता है। एक तो भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको निर्धारित करेगा। दूसरा चीज है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य तय करेगा। तीसरा, केंद्र और राज्य का विभाजन करेगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संरचना निर्धारित करना। लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की रक्षा करना। और ये कहाँ लागू होता है? तो पूरे हमारे इंडिया में लागू होता है। ठीक है, ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे पार्ट 2। देखिए, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में 3 चीजें आती हैं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये कब का है? 2023 का है। और लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस देखिए क्या है कि जो अपराध है तो अपराध का परिभाषा देना, और अपराधों के दंड के लिए निर्धारित करना। और तीसरा है कि इंडियन पेनल कोड 1860 की जगह में रिप्लेस किए गए हैं। अब इसमें देखते हैं कि कितनी धाराएं हैं। तो इसमें देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें देखिए टोटल 358 धाराएं हैं। और ये कहाँ लागू होता है? ये पूरे इंडिया में लागू होता है। अक्सर जो भी कानून है वो पूरे इंडिया में ही लागू है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू है, व बिहार में नहीं लागू है, ऐसा नहीं है। सभी जगह लागू है। लेकिन में देखिए, मेन मेन पॉइंट क्या है। एक तो देखिए, हत्या आता है, चोरी आता है, डकैती आता है, धोखाधड़ी आता है, यौन अपराध आते हैं, और संगठित अपराध भी जो साथ में उनके साथ रहते हैं वो भी आते हैं। अब देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, ये भी कब लागू है? 1 जुलाई 2024। ये जो तीनों कानून हैं, BNS, BNSS एंड BSA, तीनों 2023 के हैं, और ये कब लागू है? 1 जुलाई 2024 को लागू हुए हैं। अब देखिए, ये जो क्या बताता है, जो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का है ना, उसकी जगह कौन सा आया है? ये वाला आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसकी जगह रिप्लेस किया गया है। इसमें देखिए क्या क्या चीज रहता है: FIR, गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, जांच, चार्जशीट और जमानत। ये सब चीजें इसके अंतर्गत में आती है, BNSS के अंतर्गत में। और अब देखेंगे कि इसमें कुल कितने सेक्शन हैं। तो सेक्शन आपको पता होंगे कि 531 सेक्शन है। टोटल इसमें 531 सेक्शन है। अब BSA की बारी आती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखिए, पहले आपको बताया कि 2023 का है और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। लेकिन जो इसका उद्देश्य है, तो न्यायालय के समक्ष एविडेंस के नियम निर्धारित करना, जो प्रूफ होते हैं तो उसके लिए बताता है। और ये कहाँ किसकी जगह में रिप्लेस किया गया है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह में रिप्लेस किया गया है। और तुम देखिए, जानते हैं कुल कितने सेक्शन है? टोटल 170 सेक्शन है। 170 सेक्शन है, 170 सेक्शन। अब आता है पार्ट 3। पार्ट 3 सिविल लॉ। सिविल लॉ का मतलब समझ गए? कि दीवानी कानून इनको हिंदी में कहते हैं। दीवानी कानून।
ये दीवानी कानून कहलाते हैं। तो देखिए इनमें देखिए क्या रहता है। मेन चीज देखिए इसको क्या कहता है, सीपीसी, सिविल ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये कानून का नाम है। और ये कब का है, 1908 का है। और ये कब लागू किया गया है? तो 1 जनवरी 1909 को लागू किया गया। इसमें देखिए कुल कितने सेक्शन है, 158 प्लस 51, इसमें ऑर्डर जोड़े गए हैं। ऑर्डर को मतलब समझ गए। और इसका देखिए एक काम क्या कहते हैं, मुकदमा कैसे दायर होता है, डिक्री, अपील, निष्पादन, ये सब इसके अंतर्गत में आते हैं। अब देखिए इसका देखिए मुख्य विषय क्या है, सूट दायर करना, वाद दायर करना, लिखित बयान लेना, साक्ष्य, डिक्री, अपील और निष्पादन, एजुकेशन। अब देखिए संपत्ति कानून, संपत्ति कानून किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी लॉ को। अब देखिए प्रॉपर्टी लॉ का पूरा नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। यह 1882 का अधिनियम है, 1882, और इन्फोर्स किया गया 1 जुलाई 1882 को। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जो चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर अचल संपत्ति के हस्तांतरण के नियम निर्धारित करना। देखो चल संपत्ति कौन सा होता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, हाँ, और जैसे कि मोबाइल हो गया। दूसरा चीज, जो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक ले जाए वह होती है चल संपत्ति। और ये जो अचल संपत्ति होती है, जैसे कि घर, घर कहाँ कोई ले जाता है, पेड़, पेड़ भी नहीं कोई ले जाता। ये सब चीजें अचल संपत्ति के अंतर्गत। तो ये वही बताता है कि जो अचल संपत्ति के हस्तांतरण के नियम को निर्धारित करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट 1882 का। और इसमें देखिए कुल कितने सेक्शन है, सेक्शन है इसमें देखिए 137, टोटल 137 सेक्शन है। अब इसमें अगला सेक्शन, अगला एक्ट देखते हैं। तो देखिए द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या बताता है, देखिए जो संपत्ति है और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज की पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था करता है। भाई कोई भी सामान होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन तो होगा ही ना। उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा बताता है, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब इसमें देखिए कितनी सेक्शन है, इसमें टोटल 91 सेक्शन है। अब देखिए अगला आता है इंडियन ईजमेंट एक्ट। ईजमेंट एक्ट को मतलब, ईजमेंट एक्ट को मतलब पहले उसके बारे में जानते हैं। तो इसका देखिए जो मार्ग के अधिकार है, राइट ऑफ वे, प्रकाश, हवा, पानी आदि जैसे ईजमेंट राइट्स को नियंत्रित करना। भाई सबका अधिकार है, हवा लेना, पानी पीना, प्रकाश के अंदर रहना, ये सबके अधिकार हैं। उन सब राइट्स को नियंत्रित करना ये हमारा ईजमेंट एक्ट कार्य करता है। ये कब का है, 1882 का। लेकिन इसमें जो सेक्शन है तो कितने हैं टोटल, 60 सेक्शन है। अब देखिए आता है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या बताता है, जो जब केवल हर्जाना प्राप्त ना हो तब, या न्यायालय द्वारा विशेष राहत, जैसे अनुबंध का पालन या निषेधाज्ञा प्रदान करना। भाई देखो क्या चीज है, जब केवल हर्जाना मतलब जैसे ओनली क्या बोलते हैं, कंपनसेशन, जब मुआवजा प्राप्त ना हो तो वह न्यायालय के अंतर्गत राहत, आराम से शांति पूर्वक रह सकता है, और वो कानून इसकी सुरक्षा करेगी। तो ये हमारा आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो ये कब का है, 1963 का है। और इसमें कितनी धाराएं हैं, इसमें देखेंगे धाराएं टोटल 44 धाराएं हैं, टोटल 44 धाराएं हैं। अब आता है पार्ट 5 में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को एक्ट को मतलब अक्सर लोग इसको जानते हैं, देखो अनुबंध कानून, जो एक दूसरे के बीच संबंध बनाता है। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कब का है, 1872 का ही है। और ये कब लागू किया गया, तो 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। तो देखिए इसका देखिए पर्पस क्या है, तो वैलिड अनुबंध, वैलिड अनुबंध का मतलब जो तोड़ा ना जा सके या फिर जो आगे ना टूटे उसको वैलिड अनुबंध या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो उसके पालन और उल्लंघन के नियम को निर्धारित करना ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही कार्य करता है। और इसमें देखिए कुल कितने सेक्शन है, तो ये भी बता देता हूँ। टोटल इसमें 266 सेक्शन है। अब आता है पार्ट 6, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ आप लोग तो देखे होंगे। कंपनी लॉ देखिए ये 2013 का है, और 2013 में ही लागू हुआ। ठीक है, अब इसका देखिए पर्पस देखते हैं। जो कंपनी होती है तो कंपनी देखो गठन, प्रबंधन, लेखा परीक्षा, ऑडिट जिसे बोलते हैं, और निर्देशकों के कर्तव्य, समापन, बाइंडिंग अप, सबको नियंत्रित करना कंपनी एक्ट के अंतर्गत आता है। कंपनी एक्ट में कुल कितने सेक्शन है, देखिए इसमें सेक्शन तो देखिए बहुत दिए गए हैं। भाई टोटल 470 सेक्शन है, यानी 470 सेक्शन, और प्लस 7 शेड्यूल, अनुसूची भी 7 दी गई है। ये हमारा कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आता है। अब देखिए लिमिटेशन, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, हाई ये तो देखो 2008 का है पहली चीज। और इसका पर्पस क्या है, तो ऐसी व्यावसायिक इकाई का प्रावधान करना जिसमें साझेदारी की सुविधा और सीमित दायित्व दोनों हो।
इसका मतलब देखिए क्या है। भाई कुछ भी हो, एक ऐसी लाइबिलिटी निर्धारित करना जिसमें देखो साझेदारी की सुविधा तो उत्पन्न है, पर सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी दोनों में हो। तो अब इसमें देखिए सेक्शन भी देख लेते हैं। तो सेक्शन इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में जानते हैं कितने हैं? 81 सेक्शन, टोटल 81 सेक्शन है। अब बात आती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 की बात आती है। देखिए ये हमारा 1932 का ही है। और ये क्या बताता है? इसका मुख्य उद्देश्य है ना, साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म के गठन, भागीदारों के अधिकार और दायित्वों का क्या बोलते हैं, विनियमित करना। तो देखिए आज की डेट में देखो साझेदारी तो होती है, कोई भी चीज अगर लोगे, मान लीजिए उतना पर्याप्त धन नहीं है तो लोग पार्टनरशिप में लेते हैं। ये वही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। तो उसके अधिकार और विनियमित नियम उनको निर्धारित करना। लेकिन इसमें सेक्शन कितने हैं? इसमें सेक्शन है टोटल 74। ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। ऊपर वाला क्या था? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब बात आती है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आप तो देखे होंगे कि आज के डेट में हिंदू के लिए अलग से, मुस्लिम के लिए अलग से ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं। फैमिली लॉ का मतलब होता है जो परिवार कानून। तो देखिए अब बात आती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो एक आपका 1955 का, अब ये कब लागू किया गया? 18 मई 1955 को। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसका पर्पस क्या है? हिंदुओं को विवाह, तलाक, न्यायिक पृथक्करण, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना और विवाह की वैधता से संबंधित कानून। जो भी हमारे हिंदू क्या बोलते हैं, जो भी हमारे हिंदू जाति में जो जो चलती हैं प्रथाएं, वो सब के बारे में बताता है हमारा द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और इसमें कितने सेक्शन है? तो इसमें देखिए टोटल है 29 सेक्शन है। सेक्शन तो छोटे हैं पर ये काम के बहुत हैं, अधिकतर इनका प्रयोग होता है। अब देखिए द हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट का मतलब क्या है? ये 1956 का है। और इसका उद्देश्य क्या है? हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम निर्धारित करना। भाई देखो, आप देखे होंगे कि जो हिंदू होते हैं तो उनमें अगर यदि कोई मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी कौन होंगे, उसके बारे में नियमित देता है, नियम बताता है। और इसमें कुल कितने सेक्शन हैं? तो इसमें हमारे हैं 51 सेक्शन। तो इसमें कुल कितने सेक्शन है? तो 31 सेक्शन है। 31 सेक्शन हिंदू सक्सेशन एक्ट में है 1956 का जो। अब देखते हैं द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये 1954 का ही है और 1954 को ही लागू हुआ। भाई इसका देखिए, इसका पर्पस क्या है? जो मतलब धर्म तो देखिए कई प्रकार के होते हैं। विभिन्न धर्मों या बिना धार्मिक रीति रिवाज के सिविल विवाह की व्यवस्था करना। ये ओनली सिविल विवाह की व्यवस्था करता है। और इसमें कुल कितनी सेक्शन है? तो इसमें सेक्शन आप देखेंगे 51 सेक्शन है। अब आता है द गार्जियंस एंड वर्ड एक्ट 1890। देखिए इसमें देखिए पर्पस क्या दिया गया है? जो एक नाबालिग होते हैं, नाबालिग के संरक्षक कौन होते हैं? उनके पेरेंट्स, गार्जियन। तो नाबालिगों के संरक्षक, गार्जियन की नियुक्ति और उनके अधिकारों का निर्धारण करना, यह हमारा गार्जियन एंड वर्ड्स एक्ट 1890 बताता है। तो इसमें कुल कितने सेक्शन है? तो आप देखोगे 51 सेक्शन है। ये सब सेक्शन को हम आगे पढ़ेंगे भी। अभी तो बस सिर्फ एक शुरुआत है उन सब चीजों के बारे के जानने के लिए। अब आता है पार्ट 8, लॉ रिलेटिंग टू वुमेन, महिलाओं से संबंधित कानून। देखिए महिला हैं जो उनके लिए अलग से देखिए कानून बनाए गए हैं। जिसमें लिखा था द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005। तो 2005 का ही है। और ये कब लागू किया गया? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। तो देखिए इसमें इसका पर्पस क्या है? तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण देता है। घरेलू हिंसा में जो मारपीट होती है, या फिर किसी चीज के लिए, या फिर किसी उसका उद्देश्य होता है कि उस कामना करना या फिर चुगलखोरी करना, ये सब उसके अंतर्गत आता है। तो उसके सास ससुर ऐसे उसके ऊपर हिंसा करते हैं तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए कुल कितने सेक्शन दिए गए हैं? तो इसमें 37 सेक्शन दिए गए हैं। अब आता है द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डॉरी डॉरी का मतलब देखिए, जो इसका पर्पस क्या है भाई? जो दहेज लेने और देने और मांगने पर रोक लगाता है, तो वह आता है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत। तो एक आपका है 1961 का ही है। और ये एक तो चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जितने भी कानून है पूरे हमारे भारत में लागू हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि बार बार नहीं बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ वहीं तक लागू है। अब देखिए इसमें देखिए कुल कितने सेक्शन है? तो आपको बता दूं 10 सेक्शन, मात्र 10 सेक्शन। वो कोई भी पढ़ सकता है। और तुरंत मतलब कम सेक्शन का मतलब कि जितना उत्सुक हो जाते हैं लोग किसी चीज में, अगर कोई कम चीज है तो और जल्दी उत्सुक होते हैं।
अब देखिए, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013, ये 2013 कानून है। और इसका पर्पस क्या है, जो कार्यस्थल भाई, कई पब्लिक प्लेस होते हैं तो उनमें जहाँ कार्य किया जाता है, और महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना इसका मेन पर्पस है। और देखिए, ये इसमें देखिए कितने सेक्शन है, तो इसमें देखिए 30 सेक्शन है। अब आता है लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रेन। आप ये वाले एक्ट के बारे में सुने होंगे, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, दो 2012। भाई, ये एक पॉस्को एक्ट है। पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो। ये पॉक्सो एक्ट है। पॉक्सो एक्ट है। अब देखिए, तो 2012 का ये जो एक्ट है, इसको मामूली मत समझिएगा। ये कहाँ तक, जो भाई 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको यौन अपराधों से सुरक्षा देना। 18 वर्ष से समझ गए, जो नाबालिग होते हैं उनके लिए है। और इसमें देखिए कुल कितने सेक्शन है, तो इसमें हमारे दिए गए हैं टोटल 46 सेक्शन। अब आता है द जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस का मतलब, जो कानून के संघर्ष में आए बच्चों तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यवस्था करना। भाई, जो कानून के अंतर्गत आएगा उनके लिए सुविधाएं नहीं होगी, तो उसके लिए सुरक्षा तो देनी पड़ेगी ना। वही हमारा ये वाला एक्ट कार्य करता है। 2015 का है। और इसमें देखिए टोटल दिए गए हैं 112 सेक्शन, 112 सेक्शन। टोटल इसमें इतने सेक्शन दिए गए हैं। अब बारी आती है द चिल्ड्रेन ऑफ एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1960, 1986। ये 1986 का एक्ट है। और ये मेजर अमेंडमेंट, मेजर अमेंडमेंट का मतलब समझ गए, मतलब 2016 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। तो देखिए इसका क्या है मेन चीज, कि जो बच्चों से श्रम कराने पर रोक तथा किशोर श्रमिकों के कार्य का विनियमन है। जो बच्चे हैं, तो आपको पता है उनको 14 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करना, और 18 वर्ष के पहले किस कहीं भी कार्य न करना, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब उसी के अंतर्गत आता है। और देखिए, जो बड़े हैं ना 18 से ऊपर, तो उनके लिए कार्य करने के लिए उनके लिए नियम बताता है। और इसमें देखिए कितने सेक्शन है, तो इसमें टोटल 18 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। इसमें टोटल 3 सेक्शन। अब बात आती है लेबर लॉ, कोड ऑन वेजेस 2019, ये 2019 का एक्ट है। और इसका मेन पर्पस क्या था, कि कम वेतन, न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन और समान पारिश्रमिक से जुड़े कानूनों को एकत्रित करना। मेन चीज यह था इसका पर्पस। और इसका देखिए, इसमें टोटल 69 सेक्शन थे। अब बात आती है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ये 2020 का ही कानून है। और ये क्या, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन और रोजगार संबंधी नियमों को एकत्रित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसके देखिए, इसके में वो सेक्शन कितने दिए गए हैं, इसमें टोटल सेक्शन दिए गए हैं 104, यानी कि 104 सेक्शन दिए गए हैं। कोड ऑन स्पेशल सिक्योरिटी 2020, इसका देखिए ये 2020 का है। और ये इसका पर्पस क्या था, तो जो कर्मचारी के सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे ईपीएफ, ईएसआई, मातृत्व लाभ आदि से संबंधित प्रावधानों को एकत्रित करना। और इसमें देखिए कुल कितने सेक्शन दिए गए हैं, तो इसमें टोटल सेक्शन दिए गए हैं 164, 164 सेक्शन दिए गए हैं। ये आप ऐसा नहीं कि याद करना, याद वाद नहीं करना, बस जानकारी होना चाहिए कि कौन सा एक्ट हमारे किस काम आता है और कौन सा उसका कार्य है। ये हमारा उसके अंतर्गत आता है। अब आता है ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ये भी देखिए 2020 का ही है। इसमें देखिए क्या, इसका पर्पस क्या था, जो कामगार होते हैं, काम करने वाले, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति को नियमित करना, सबके लिए नियम बनाना। तो ये देखिए इसमें कुल कितने सेक्शन दिए गए हैं, तो इसमें टोटल 143 सेक्शन दिए गए हैं। अब आता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसका मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसको कहते हैं। तब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, आज के डेट में भाई देखो, इंफॉर्मेशन रखना है तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, कानूनी को मान्यता देना, साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए दंड का प्रावधान करना, ई कॉमर्स की गवर्नेंस को कानूनी अधिकार प्रदान करना। तो आज के डेट में जितना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, ये हमारा 2000 का है और कब लागू किया गया है, 17 अक्टूबर 2000 को। अब इसमें कुल कितने सेक्शन है, ये तो आपको पता होंगे, 94 सेक्शन है। ये इंपॉर्टेंट भी है आज के समय पर। अब आता है कंज्यूमर एक्ट। कंज्यूमर एक्ट का मतलब उपभोक्ता कानून। देखिए, ये 2019 का है और 20 जुलाई 2020 को लागू किए गए हैं। तो इसका देखिए पर्पज क्या था, कि उपभोक्ताओं के हैं अधिकारों की रक्षा करना, दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के विरुद्ध प्रभावी उपाय उपलब्ध कराना,
और भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर नियंत्रण करना। जो विज्ञापन होते हैं उन पर नियंत्रण करना और प्रथाओं पर नियंत्रण करना, दोषपूर्ण वस्तुओं सेवा विरुद्ध प्रभावी पर उपलब्ध कराना। और यह है, इसमें कुल कितने सेक्शन है? तो 107 सेक्शन है टोटल कंज्यूमर एक्ट में। अब देखिए, अब आता है हमारा भाग 13 राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI इसको बोलते हैं। तो हमारा 2005 का है, इसको क्या बोलते हैं? सूचना का अधिकार। ये 2005 का है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू किए गए। देखिए, सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार कौन देता है? यह एक्ट देता है। प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, यह हमारा एक्ट देता है। तो इसमें टोटल कितने सेक्शन दिए गए हैं? 31 सेक्शन, मात्र 31 सेक्शन RTI में, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब आता है एंटी करप्शन लॉ। एंटी करप्शन लॉ का मतलब भ्रष्टाचार विरोधी कानून। तो देखिए, इसमें पहले आता है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो ये 1988 का कानून है और 9 सितंबर 1988 को लागू किया गया। तो अब इसका उद्देश्य क्या था? कि लोक सेवकों द्वारा रिश्वत, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करना। मेन पर्पज इसका यह था। और इसमें कुल कितने सेक्शन है? मैं आपको बता दूं, 31 सेक्शन ही है। अब बात आती है इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ का मतलब आप समझ गए होंगे, तो पर्यावरण कानून है। तो ये हमारा 1986 का है और 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। अब देखिए, इसका पर्पस क्या था? कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना, प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना। तो इसमें देखिए टोटल कितना सेक्शन है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें टोटल सेक्शन है हमारे पास 26। टोटल इसमें 26 सेक्शन है, धारा है। अब आता है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसका देखिए, इसका एक तो क्या उद्देश्य था? कि जल प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण करना और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। तो ये हमारा 1974 का है और यह 23 मार्च 1974 को लागू किया गया। तो इसमें देखिए कितने सेक्शन है? तो टोटल 64 सेक्शन है। अब आगे देखते हैं द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो देखिए, ये क्या बताता है? एयर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, हवा, वायु। वायु प्रदूषण की रोकथाम को नियंत्रित और करना और उसकी कमी के बारे में जानना। तो ये हमारा कब का है? 1981, 1981 का कानून है। और ये कब लागू किया गया? 19 मार्च 1981 को। तो अब इसमें देखते हैं कुल कितने सेक्शन हैं। तो ये हमारा बताता है टोटल 54 सेक्शन है इसमें। टोटल इसमें 54 सेक्शन है। अब आता है टैक्स लॉ। आज के डेट में जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं, GST के रूप में हो या फिर रोड टैक्स, ये सब किसके अंतर्गत आता है? टैक्स लॉ के अंतर्गत आता है। तो देखिए, पहले इनकम टैक्स को देखते हैं। जो हमारा इनकम होता है उसमें जो टैक्स लगता है, ये उसके लिए है। तो इनकम टैक्स में क्या है? देखिए, जो आय में वो टैक्स लगते हैं, तो वह इनकम टैक्स होते हैं। वसूलने और उससे संबंधित नियम को निर्धारित करना। कोई को होता है वसूलने लगता है अपना, तो उसके लिए है। तो ये कब का है? 1961 का है और ये कब लागू किए गए? 1 अप्रैल 1962 को। तो आप देखेंगे इसमें, देखिए कितने सेक्शन है। तो इसमें देखें 298 लगभग है। लेकिन समय समय पर इनमें संशोधन होते रहते हैं। अब आता है द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। देखो, 2017 में आया और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। पर अभी बार इसके बारे में समझ पाए हैं? CGST, एक होता है IGST, एक होता है CGST। जो सेंट्रल गुड्स लगाते हैं उसको CGST बोलते हैं, और जो इंटीग्रल गुड्स लगाते हैं उनको IGST बोलते हैं। तो देखिए, इसका देखिए उद्देश्य क्या है? जो वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्रीय GST लागू करना। पता है ना, जो सेंट्रल द्वारा होते हैं वो CGST के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनमें देखिए सेक्शन भी दिए गए हैं इनके नियम और कानून के लिए। तो इसमें देखिए 174 सेक्शन होते हैं। और द इंटीग्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, देखिए जो राज्य होता है, राज्य के व्यापार के लिए कौन सा लगता है? IGST, इंटीग्रल गुड्स। तो ये 2017 का है। ये भी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। इसमें देखिए कितने सेक्शन है। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल 25 सेक्शन है टोटल। अब आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, SGST। भाई SGST मतलब प्रत्येक राज्य में GST लागू करना, इसका पर्पज है SGST का। तो ये 2017 का है। और इसमें और इसमें कितने एक्ट हैं, वो सेक्शन है। तो इसमें बताता हूँ, इसमें सेक्शन देखिए, मुझे लगता है नहीं है, इसमें सेक्शन नहीं है क्योंकि मुझे मिले नहीं है, ठीक है। और अब आता है द कस्टम एक्ट 1962। और कस्टम एक्ट क्या बताता है? आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर सीमा शुल्क, ड्यूटी का प्रावधान करता है। समझ गए? जो हमारे देश में जो आता है और जो यहाँ से जाता है उसके लिए
ड्यूटी या सीमा शुल्क का प्रावधान करता है। तो इसमें देखिए कुल कितने सेक्शन है, तो 161, 161 सेक्शन है। अब आता है पार्ट 17, बैंकिंग लॉ। बैंकिंग लॉ तो आप समझ में होंगे, जो बैंक वाले कानून होते हैं वो बैंकिंग लॉ कहलाते हैं। तो अब देखिए देखेंगे हम, फर्स्ट आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 1934 का है, 1 अप्रैल 1935 को लागू किया गया। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है, तो उसकी स्थापना और उसके कार्यों का प्रावधान करना। समझ गए आप। और इसमें देखिए ये क्या बोलते हैं, बैंकिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसमें कितने सेक्शन दिए गए हैं, तो 61 सेक्शन है। अब आता है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। भाई बैंकों के संचालन और उसके नियम निर्धारित तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो बैंक मनमानी नहीं करेगा। तो अब आता है ये 1949 का है, कब लागू किया गया, 16 मार्च 1949 को। अब इसमें देखिए कुछ सेक्शन है, इसमें टोटल 56 सेक्शन दिए गए हैं। इसमें टोटल 56 सेक्शन है। अब आता है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अब इसका क्या उद्देश्य है, जो चेक होते हैं, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्राइमिसरी नोट से संबंधित कानून, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत आते हैं। और ये हमारा 1881 का है, और कब लागू किया गया, तो 1 मार्च 1882 को लागू किए गए। तो अब इसमें कितने सेक्शन है, 148 टोटल सेक्शन दिए गए हैं। अब आता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950। तो 1950 का कानून है, कब लागू किया गया, 12 मई 1950 को। 12 मई 1950 को लागू किया गया। अब देखिए इसमें क्या चीज है, तो आप समझ गए रिप्रेजेंटेशन एक्ट। तो देखिए ये जो 1950 का कानून है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो निर्वाचन क्षेत्रों मतदाता सूची से संबंधित प्रावधान, जो हम वोट डालते हैं, ये जो उसकी सूची होती है, उससे संबंधित जो प्रावधान होते हैं, वह हमारे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल के एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। तो इसमें कुल कितने सेक्शन है, मैं आपको बताता हूँ। टोटल 33 सेक्शन है। टोटल 33 सेक्शन है। अब आता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। भाई देखो दो दो दिए गए, एक तो 50 था, एक 51। तो इसमें देखिए क्या इसका उद्देश्य है, चुनाव को कराने और उम्मीदवारों की पात्रता और अयोग्यता और उसके चुनाव विवादों से संबंधित प्रावधान देना। तो हमारा 1951 का है, और कब लागू किया गया, तो 17 जुलाई 1951 को। अब इसमें सेक्शन देखेंगे, तो इसमें देखिए सेक्शन बहुत नियम दिए गए हैं, 171 नियम है या धाराएं हैं, उसके बारे में बताती हैं, जो चुनाव कराने उम्मीदवारों की पात्रता के लिए। अब भाग 19, पार्ट 19 देखते हैं, पुलिस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। भाई देखो इसमें सीधे सीधे गए कहा गया है कि दिस इज नॉट अ सेपरेट एक्ट, यह एक अलग से एक्ट नहीं है। दिस प्रोसीजर आर मेनली गवर्न्ड बाय द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 along with अदर अप्लीकेबल लॉज। समझ गए। इसका देखो कहने का क्या मतलब है, कि यह कोई अलग से मतलब एक्ट नहीं है, कि आप सोचो कि अलग से पुलिस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अलग से एक्ट बना दिएगा। ये कोई अलग से नहीं है। इसका मेन पर्पज क्या है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है और अन्य संबंधित कानून है, तो उनके द्वारा भाई नियंत्रित होती है, इसका मेन पर्पज। तो इसमें देखिए क्या क्या मतलब विषय, अब इसके देखो कौन कौन से विषय रहते हैं। FIR, जीरो FIR, गिरफ्तारी करना, तलाशी, जब्ती, रिमांड, जमानत, चार्जशीट, ट्रायल, अपील, ये सब इसके अंतर्गत ही आता है। और इसमें कितने भाई सेक्शन कहाँ से होंगे, जब ये एक्ट ही नहीं है, सेक्शन नहीं है। बस इस मेन चीज इसको बताया गया है कि ये कहाँ डिफाइंड है, कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आता है, नियम देता है। पार्ट बी सब क्या कहते हैं, जुडिशरी ऑफ इंडिया। ये देखिए ये भी मेन पार्ट है। अब इसमें देखिए मेन जो भारत में एक ही है, वह है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक तो दिया गया है, तो उसमें से दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो संवैधानिक उपचार दिए गए हैं। तो देखिए इसका मेन कार्य क्या रहता है, कि संविधान की व्याख्या, अपीलों की सुनवाई और मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक विवादों का निर्णय, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। और दूसरा आता है हाई कोर्ट, जो हर राज्य में लगभग है। अभी शायद 27 हाई कोर्ट हैं। तो अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ये 214 से लेकर 231 तक ये दिए गए हैं। और इसका कार्य क्या है, कि राज्य स्तर पर न्यायिक कार्य और रिट जारी करना और अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी करना, ये इसके कार्य हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है भाई, जो हर जिला में है, तो उसका भी देखना पड़ेगा। देखिए इसका लीगल बेसिस क्या है, देखो एक आधार क्या है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रोसीजरल लॉ सच एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। समझ गए आप जिला न्यायालय क्या कह रहा है। जिसमें देखो CPC और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आते हैं, वो उसका मुख्य आधार है। अब इसमें देखिए क्या क्या करता है, तो दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, और इन अधीनस्थ न्यायालयों का संचालन करता है, यही करता है सिर्फ ये।
और स्पेशल कोर्ट कौन से हैं? स्पेशल कोर्ट में देखिए, टू कंडक्ट स्पीडी ट्रायल्स स्पेसिफिक कैटेगराइज ऑफ केसेस, जो विशेष प्रकार के मामले की तुरंत सुनवाई के लिए, उदाहरण जैसे एक तो पॉस्को पॉक्सो कोर्ट होता है, सीबीआई कोर्ट होता है, एनडीपीएस होता है, एनआईए कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट होता है और कमर्शियल कोर्ट होता है। तो ये हमारा कोर्ट रहा, और ये लास्ट रहा लोक अदालत। लोक अदालत का देखेंगे तो द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, समझ गए? तो इसमें देखिए, ये जो एक्ट है ना, तो इसमें टोटल 31 सेक्शन है, और ये कब का है? 1987 का है, और इसका उद्देश्य है कि आपसी समझौते से विवादित या त्वरित कम खर्च में निपटारा, जो विवाद होते हैं, आपसी समझौते हैं, तो उनको कम पैसों में निपटारा करना, वह हमारा लोक अदालत का कार्य रहता है। तो ये हमारा रहा भारत में जो जितने कानून हैं उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी गलतियां हो उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच।